और महामना के हम लोग मानस पुत्र हैं, तो अपने घर को कौन ही बुरा बोलेगा। एक्चुअली ST SC में शामिल करने का जो एक लीगल प्रोसेस होता है वो काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जिसको बुलाए वो यहीं के होके ही रह जाता है। आना इसलिए कहते हैं आपसे मर्जी से और जाना महादेव की मर्जी। बनारस धार्मिक एवं आध्यात्मिकता का केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दरअसल स्वतंत्रता से पहले भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का विचार था कि देश में एक ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। लेकिन आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल न होने के बाद भी मालवीय जी के दृढ़ संकल्पों से देश भर से मालवीय जी ने भिक्षा मांगना शुरू किया, जहां उन्हें तत्कालीन काशी नरेश दरभंगा के राजा के साथ साथ पूरे देश से भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। जिसके बाद सन 1914 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई एवं वर्ष 1916 में शिक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया। जब इस विश्वविद्यालय का नींव रखा गया तो उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस तरह के केवल 4 यूनिवर्सिटीज का, जिसमें कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास एवं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संचालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। इस विश्वविद्यालय की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण थी। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही रहा और आज इस विश्वविद्यालय को एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का ख्याति प्राप्त है। आज मैं पहुंच चुका हूं BHU के कैंपस और कैंपस के सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने हमारे साथ यहाँ के कुछ छात्र हैं, उनसे आज बातचीत करते हैं और इनसे BHU के लाइव के बारे में और यहाँ के लाइब्रेरी के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं देवांश वर्मा, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग का शोध छात्र हूँ और मेरा जो टॉपिक है रिसर्च का वो भारतीय साधुओं के बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है, जो वर्तमान में साधुओं की लाइफ में किस तरह से बदलाव आ रहा है, किस तरह से जो आधुनिकता के साथ किस तरह से तालमेल बना के सोसाइटी पे अपना प्रभाव किस तरह से लोगों के बीच में डाल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, इससे रिलेटेड हमारा शोध है। शोध कार्य हमारा इसी पे चल रहा है और अभी हम लाइब्रेरी में आए थे पढ़ने, तब तो मुलाकात आप लोगों से हुई। और आपका परिचय? मेरा नाम सैफ अली है और मैं यही शोध छात्र हूँ समाजशास्त्र विभाग में और मेरे शोध का सब्जेक्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय में किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, उसको लेकर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, आपका टॉपिक काफ़ी मतलब अच्छा है, क्योंकि वर्तमान में ये मुद्दा LGBT का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आप स्कॉलर्स हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके देखने में LGBT के मुद्दे को लीगल किया जाए कि नहीं किया जाए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे सोचने की बात है तो ऐसे देखा जाए जितने भी विकसित देश हैं अमेरिका या बाकी यूरोप कंट्रीज में, तो थर्ड समुदाय के बहुत सारे लीगल राइट और यहाँ तक कि हर चीज़ों में मतलब राइट्स वगैरह, चाहे एजुकेशनल हो, लीगल हो, हर तरह के राइट्स मिलना शुरू हुए हैं। तो जो वहाँ से ट्रेंड चलना शुरू हुआ ना, तो उसकी वजह से इंडिया में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 में, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स बिल उन्होंने 2014 में पास किया, जिसके अनुसार उनको OBC वगैरह में भी शामिल किया गया और बाकी फैमिली वगैरह में भी उनको धीरे धीरे राइट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब उस दर्जे को बाकी दुनिया स्वीकार कर रही है तो आई थिंक इंडिया में भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, हमने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। जो स्थिति ट्रांसजेंडर की 75 साल पहले था और आज, आप किस तरह से बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया होगा, उनका सैकड़ों साल का उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वो स्थिति कैसी किस प्रकार से बदली है? देखिए, अगले 75 सालों में तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले जो दशक बीता है 2011 से लेकर 2021 तक, उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 2011 में सबसे पहली बार उनको सेंसस में ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद लगातार दो उनके ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स बिल और उनको थर्ड उसमें शायद OBC कम्युनिटी में उनको शामिल किया गया था और उनको बहुत सारे प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह भी मिले थे और उनको तीसरे दर्जे का भी अधिकार मिला था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे उनमें भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अवेयरनेस आ रही है और उसके आधार पे वो स्कूल है, कॉलेज है या बाकी किसी फील्ड में हो, हर फील्ड में वो अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं तो शोध का छात्र नहीं रहा हूँ, आपने बताया कि उनको ट्रांसजेंडर को OBC में शामिल किया गया,
मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे उनको SC/ST में नहीं शामिल किया जा सकता है। आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली ST/SC में शामिल करने का जो एक लीगल प्रोसेस होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर जाति को दिया जाता है, बट ट्रांसजेंडर जो होते हैं किसी जाति समुदाय या उस तरीके से नहीं आते। वो पर्टिकुलर किसी भी जैसे होता है कि बोल सकते हैं कि एक पूरा वो होता है, एक ग्रुप है जो बहुत बड़ा ग्रुप है, और SC/ST में शामिल करने के लिए पर्टिकुलर किसी आप जाति में जन्म लेना होना चाहिए, उस आधार पे ST/SC में शामिल किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको शैक्षणिक आधार पे और सामाजिक आधार पे पिछड़े होने के कारण उनको OBC समुदाय में शामिल किया। ये तो रही सोच की बात है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं BHU के कैंपस के बारे में, BHU के लाइब्रेरी के बारे में। इसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। ये देखिए आप सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ का, सयाजीराव गायकवाड़, और जस्ट उसके बगल में उधर जो है साइबर लाइब्रेरी है, वो उसमें 200 सीट है, और मतलब 200 सीट है, बाकी लैपटॉप है, कंप्यूटर वगैरह है, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ के स्टूडेंट के लिए। और यहाँ से कुछ दूर जाने पर आपको विश्वनाथ मंदिर मिलेगा, जो नए वाले विश्वनाथ जी बनाए गए हैं, और 17 शायद फैकल्टीज़ है यहाँ पर, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और 13 संख्याएँ हैं समथिंग, ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा कैंपस है। और यहाँ का आप नेचुरली सारी चीज़ों को देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा माहौल है कैंपस का, और सारी चीज़ें अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्विमिंग है, स्पोर्ट्स मिल जाएंगी, बड़े कम रिसोर्स, मतलब बहुत कम आप आर्थिक योगदान से ही अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिससे आप हर तरीके से लाभ ले सकते हैं। बाकी आपका व्यक्तिगत नज़रिया होना चाहिए कि आप किसी भी संस्थान को किस हिसाब से देखते हैं। हम लोग तो अपने यूनिवर्सिटी को महामना के हम लोग मानस पुत्र हैं, तो अपने घर को कौन ही बुरा बोलेगा। बाकी यहाँ पे आने हुए जो भी लोग आते जाते हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि BHU में जो भी जहाँ से भी आया पढ़ने, जो यहाँ आया यहाँ का होके ही रह जाता है। यहाँ की मतलब भूल नहीं पाता है यहाँ की जो चीजें। सबसे बड़ी लाइन यही है कि जो काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जिसको बुलाए वो यहीं के होके ही रह जाता है। आना इसलिए कहते हैं आपसे मर्जी से, और जाना महादेव की मर्जी। आप कहाँ से हैं? हम अयोध्या से। अच्छा, यानी पूरा का पूरा बनारस का रस आप में भी घुल गया है, बातों से लगता है। अरे 10 साल, एक दशक बिता दिए हम लोग इसी यूनिवर्सिटी में, बचपन से शुरू किए, जवानी का टाइम निकाल दिए हम लोग यहीं। अच्छा, बनारस और अयोध्या दोनों धार्मिक नगरी है, उस दोनों के बीच में अंतर को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि आपने बचपन अयोध्या में बिताया होगा, और अपना शैक्षिक जीवन यहाँ बनारस बनारस एक तरह से कर्म भूमि हमारा यही रहा है। तो अयोध्या एक्चुअली धार्मिक नगरी है। अयोध्या का जो रंग है, या अयोध्या का हम कहें जो वहाँ का रिलीजियस मान्यताएं हैं, वो बहुत ही एक तरह से पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की विचारधारा पे चलती हैं, जहाँ पे आपके संस्कार, आपके यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और जहाँ वहाँ के धर्म में और यहाँ पे जैसे होता है कि राम जो हैं वो एक तरह से वैष्णव समुदाय में आते हैं, और शिव शैव समुदाय में आते हैं। तो जो शैव संप्रदाय में रहने का जो मान्यता है, अवन अठरंगी भेष, भांग धतूरा, मस्त रहना, मस्त मौली जगह है बनारस, एकदम मस्त रहो अपने में, हर इंसान यहाँ महादेव है। और अयोध्या नगरी जो है वो राम की विचारधारा पे चलती है। एक्चुअली मतलब यहाँ पर आप मिलेंगे, कोई इंसान आपको बहुत डिप्रेस उस टाइप से सिटी नहीं है। सारे इंसान, ऑटो वाले से लेके दुकान वाले से लेके बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो भी एकदम मस्त मौला इंसान रहे, जैसे आप मिले उस तरीके से एकदम उसी तरीके से बिहेव करेगा। BHU के सारे स्टूडेंट भोले बाबा के की तरह ही मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। महादेव ऐसी यहाँ का टाइम बीत जाता है, 10 साल 15 साल बीत जाता है, लोगों को यहाँ पता ही नहीं चलता है। इतना अच्छा कैंपस दिया है महामना जी ने हम लोगों को। अच्छा, कॉलेज लाइफ किस तरह से बाकी छात्रावास से BHU का छात्रावास अलग है? सभी छात्रावास लाइफ स्टाइल वगैरह, या फिर बनारस की सबसे बड़ी, देखो मालवीय जी यूनिवर्सिटी कहते हैं कि भिक्षाटन से बनाए हैं, तो मालवीय जी का हमेशा जोर रहा है गरीब पिछड़े वर्ग का, या जो लोग आर्थिक रूप से नहीं सबल है, उन वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए। तो हमारा कैंपस इसलिए अलग है कि हमारा कैंपस हर उस समुदाय का, मतलब जहाँ पे ये स्थापित है, यहाँ हर जाति धर्म हर विचारधारा के लोग बड़े ही सुकून से बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। ठीक है, बाकी हर कैंपस में आप चाहे JNU में चले जाए, किसी भी कैंपस में चले जाइए, वहाँ का अपना एक कोर आइडियोलॉजी होता है कि इसी आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करते, बाकी आइडियोलॉजी का कोई जगह नहीं होता। लेकिन BHU ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के सारे आइडियोलॉजी सभी जाति धर्म समुदाय के लोग बड़े अच्छे से, बड़े मेल भाव से, बिना किसी टेंशन के, यहाँ किसी भी जाति धर्म के लोग सब एक दूसरे स्टूडेंट है। यहाँ देखिए इवन हॉस्टल में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी हॉस्टल में आपको जहाँ खाना खाना है, अंदर आ गए तो मालवीय जी के मानस पुत्र हो जाते हैं। जिस हॉस्टल में आपको जाना है, जिस लाइब्रेरी में बैठना है, जहाँ जाना है, आपको कहीं किसी चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन IT में भी कुछ अगर आपको प्रोग्राम ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन छोड़ दे, तो बाकी हर जगह आप किसी फैकल्टी में जाके कहीं भी पढ़ाई कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लिबरल है ये यूनिवर्सिटी दूसरों के कंपैरिजन में, जैसा हम लोगों ने देखा है। और इतना बड़ा कैंपस है ना, वो मतलब कैंपस में एक बार इंसान आ जाए ना तो फिर दोबारा यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करता है। मतलब इतना उसको मस्तमौला जगह है, एकदम अपने आप जिस तरीके से आप रहना चाहे
उसमें आप पूरा जीवन अच्छा, आप लोग शोध के छात्र भी हैं, आप लोगों को फेलोशिप वगैरह मिलते हैं रेगुलर? हाँ, फेलोशिप एक यूनिवर्सिटी देती है और एक यूजीसी देती है। अच्छा। हाँ, 2 शोध छात्र हैं। अभी तो रिसेंटली कुछ हमारे सीनियर्स लोग जो यूनिवर्सिटी वाली फेलोशिप है हाँ। उसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी ने अपना फेलोशिप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बट यूनिवर्सिटी उतना नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से शोध जो छात्र हैं, नॉन नेट शोध छात्र हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बाकी लड़कों रिसर्च वगैरह करना, कहीं दूसरी जगह जाना, ये सब चीज़ें बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दीजिए, हमने आपको लाइब्रेरी से लेके आया है ना, कीमती समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें